हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑनलाइन जितने बच्चे हैं आ गए। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इंडिकेट द, देखिए आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे आगे, ये सब तो हालांकि पहले भी बता चुके हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है ना वो है आपको सबसे पहले एयर मास। ठीक है, एयर मास के बारे में कोई पढ़े कभी? एयर मास, एयर मास है ना, और इसी से रिलेटेड है आपको फ्रॉन्ट्स। ठीक है, फ्रॉन्ट्स, और फिर इसी से रिलेटेड है टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, साइक्लोन्स में हम लोगों ने बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे उसका डिसिपेशन होता है, वो सब चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बट टेम्परेट साइक्लोन्स को समझने के लिए पहले आपको एयर मास और फ्रंट्स को समझना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ वो जो एक दो स्लाइड जो बचा हुआ था उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एयर मास पे और बाकी सारी चीज पे आगे आ जाएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग जितने भी ऑनलाइन बच्चे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इंडिकेट द अराइवल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो कहीं पे भी साइक्लोन आएगा, जैसा मैंने आपको बताया था रिवीजन करवाया, अगर साइक्लोन आता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो बैरोमीटर में जो है मरकरी का हाइट वो फॉल होगा। तो ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछता है कि इफ देयर इज ए फॉल इन द बैरोमीटर, है ना, व्हाट विल इट इंडिकेट? ऑप्शन दे देगा, वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन देगा कि साइक्लोन जो है वहां पे आने वाला है, चक्रवात आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन हमेशा रहता है। अगर इसका अपोजिट अगर कर दे तो इफ देयर इज अ राइज इन बैरोमीटर तो एंटी साइक्लोन हो जाएगा, है ना। आप लोगों का फर्स्ट क्लास है आज, रिकॉर्डेड क्लास जो भी है पहले का वो आप देख लीजिएगा, है ना, उसपे ऐप पे है। तो अगर कभी एग्जाम में बीपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन 67 या 68 वाले में था कि एक सिचुएशन क्रिएट करके उसने दिया ऑप्शन में कि जो है ड्राई वेदर हो रहा है और राइज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, तो क्या होगा ऐसे करके। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है ना वो क्रिएट होता है। अभी जैसे आप हीट वेव्स के बारे में सीडीपीओ में था, अच्छा सीडीपीओ में अभी आप जैसे देखो कि हीट वेव्स बहुत ज्यादा है ना, सीवियर हीट वेव्स है, तो ये भी एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से जनरेट हो रहा है ना। अभी कल ही मैं देख रहा था, उसमें हिंदू में था एक आर्टिकल था कि जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो जनरली गर्मी की आने की वजह से हट जाता है वो अभी तक प्रिवेल कर रहा है ना, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो इसके वजह से क्या होगा कि ड्राई वेदर होगा, आपको क्लाउड्स नहीं दिखता होगा, है ना, अगर आपको देखो अभी रात को या कभी भी आप क्लाउड्स नहीं दिखेगा। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या होता है कि क्लाउडलेस होगा, कोई क्लाउड नहीं होगा, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर जो है स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो विंड्स नहीं रहेगा, है ना, ड्राई विंड्स अगर होगा तो बिल्कुल ड्राई विंड्स होगा। तो इन सब वजह से जो है हीट वेव्स जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, यस, हीट वेव्स ओवर पेनिनसुलर इंडिया, तो उसके लिए एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी है सो रिस्पांसिबल। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर है ना, ये अगर बैरोमीटर में प्रेशर अगर हाइट ड्रॉप हो जाए तो समझ जाओ कि इम्पेंडिंग साइक्लोन जो है सो, है ना, आने वाला साइक्लोन आ सकता है। दूसरा है विंड चेंजेस है। तो विंड तो जाहिर सी बात है कि जो विंड का जो डायरेक्शन होगा प्लस उसका जो वेलोसिटी होगा वो काफी ज्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे साइक्लोन अप्रोच करेगा, है ना। विंड चेंजेस ये सब इंपॉर्टेंट है। चेंजेस इन स्काई कंडीशंस, मैंने आपको बताया था कि जब साइक्लोन जब किसी भी एरिया में जनरेट होता है तो अपर एयर डाइवर्जेंस होता है ना, उसके वजह से सीरस क्लाउड्स मैंने बताया था ना कि सीरस क्लाउड्स जनरेट होते हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड जो क्लाउड्स हैं वो भी कई बार आपको साइक्लोन आने से पहले देखने को मिलेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको साइक्लोन जैसे सपोज कि किसी रीजन में 2 दिन के बाद हिट करेगा मेन जो उसका साइक्लोन है, बट उसके 2 दिन पहले से क्लाउड्स जो है हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स जो है सीरस क्लाउड्स आपको देखने को मिल जाता है। तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि जो है साइक्लोन हिट कर सकता है उस रीजन में। ठीक है, बाकी जो रडार ऑब्जर्वेशन है, डॉपलर रडार जो है हम लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड हो गया साइक्लोन्स को स्टडी करने का, है ना। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। जो डॉपलर रडार है इट वर्क्स ऑन डॉपलर इफेक्ट, है ना, डॉपलर इफेक्ट।
डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, उसको आप ऐसे समझो, हाँ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जैसे कि सपोज कि एक सोर्स है ना, सोर्स है और एक रिसीवर है, रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर है, रिसीवर सोर्स मतलब कि कोई भी वेव्स जनरेट करता है, सपोज कि साउंड वेव्स यहाँ से जनरेट करके भेजा गया है ना, साउंड वेव्स। तो इस साउंड वेव्स का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, इसका एक वेवलेंथ होगा, है ना, एम्पलीट्यूड होगा, एक फिक्स होगा, है ना, कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पे सोर्स जिस भी फ्रीक्वेंसी पे उस वेव्स को जनरेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा, है ना। ये कब होगा, जब दोनों स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, है ना, स्टेशनरी, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे, दोनों रेस्ट। लेकिन सपोज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सोर्स जो है मूव करने लगे, सपोज कि ये रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी, और इस पे आगे जो है हॉर्न लगा हुआ है ना, और हॉर्न अपना ये करके रेलगाड़ी आगे बढ़ रहा है, तो क्या इसमें सोर्स है, तो मूव कर रहा है क्या? तो जो भी रिसीवर होगा ना, उसको जिस फ्रीक्वेंसी पे सोर्स ने जनरेट किया उस वेव्स को ना, उसमें वेरिएशन होकर के उसको रिसीव होगा। तो उसी वेरिएशन, इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं ना, डॉपलर इफेक्ट, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव बिकॉज देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। तो ना अब इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं डॉपलर रडार में, तो देखो अपने बिहार में भी एक डॉपलर रडार जो है लास्ट ईयर जो है सो लगाया गया था, आई थिंक चंपारण में या फिर कहाँ पे लगाया गया था याद नहीं है, बट एक डॉपलर रडार जो है सो लगाया गया था। किसी को याद है? वो मॉनसून को और बाकी सारे चीज को मॉनिटर करने के लिए लगाया गया, ठीक है, ये सभी करेक्ट। पूर्णिया में, अच्छा हाँ पूर्णिया में एक डॉपलर रडार है सो लगाया गया। तो डॉपलर रडार बेसिकली क्या करेगा कि सपोज की है ना, साइक्लोन जो है कहीं पे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन सपोज के ओरिजिनेट हुआ है ना, इसके वजह से जो है वर्टिकल जो भी विंड्स जो भी है उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होगा, है ना, ये सब चीज। और सपोज कि हमने यहाँ पे एक डॉपलर रडार जो है सो एस्टेब्लिश करके रखा है। ये रडार क्या करेगा, क्या ना कि कंटीन्यूअस वेव्स को जो है ना, वेव्स को जो है ना प्रोपेगेट करता है, और इसके वजह से साइक्लोन्स में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, है ना, इससे टकरा करके ये वापस रिसीवर के पास पहुंचेगा, वापस रिसीवर के पास पहुंचेगा। तो अगर सपोज कि ये दोनों वेव, अगर ये जो सोर्स है ना, सोर्स है, सपोज ये सोर्स है, ये रिसीवर हो जाएगा, फिर वापस से जो वेव टकरा के जाएगा तो फिर ये सोर्स हो जाएगा और ये रिसीवर हो जाएगा, है ना। रडार इसी तरीके से काम करता है। तो अगर दोनों रेस्ट पे रहता है तो जो वेव पहले यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचा साइक्लोन के पास में, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वापस पहुंच जाएगा, है ना। बट अगर सपोज कि साइक्लोन काफी तेजी से मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि ये जो वेव है इसमें वेरिएशन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसका चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अब ये कितना तेजी से मूव कर रहा है ना, उससे हम लोग कितना ज्यादा वेरिएशन आएगा उससे हम लोग मेजर कर लेते हैं कि साइक्लोन जो है सो कितना इंटेंसिटी कितना ज्यादा है या फिर कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितना देर में है सो लैंडफॉल कर सकता है, कोस्टल रीजन्स में अलर्ट हम लोग जारी कर सकते हैं। तो डॉपलर रडार का मेन काम क्या हो गया कि साइक्लोन के उसका जो पाथ है, उसका जो इंटेंसिटी है, उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इट कैन डिटेक्ट प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एसोसिएटेड विद tropical cyclones. A radar image showing it tight circulation with heavy rain bands can be clear sign of an approaching tropical cyclone. This radar allows meteorologists to measure the velocity of precipitation and atmospheric motion. It can detect not only where precipitation is occurring but also the intensity of the precipitation and the speed and direction at which it is moving. Doppler weather radar is invaluable for predicting severe weather phenomena such as thunderstorms, tornadoes, and hurricanes. These radars work on the principle of Doppler shift. It is a change in frequency or wavelength. It is a change in frequency and wavelength of a wave in relation to an observer who is moving relative to the wave source. It is commonly experienced in sound waves, light waves, and other types of waves. ठीक है, समझ गए? ठीक है, वॉइस का इशू आ रहा है? ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। अच्छा, कहीं पे अगर सपोज कि कहीं पे साइक्लोन आता है ना, साइक्लोन आता है तो उससे एसोसिएटेड हैजार्ड्स क्या सब हो सकते हैं?
व्हाट आर द एसोसिएटेड हजार्ड्स, है ना? हजार्ड्स मतलब कि अगर साइक्लोन कहीं पे आता है ना, तो इसी में देखो सम, जैसे कि आप देखते होंगे कि हमेशा अभी जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो है कई सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है सो हिट करते रहते हैं ना। तो उसमें जो है आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा कि एक साइक्लोन जो है वो उड़ीसा में या फिर आंध्रा कोस्ट पे है ना, ऐसा या फिर वेस्ट बंगाल में आने वाला है। तो उसके पहले जो है कई तरह के जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है स्टार्ट कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा? तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ोगे ये यूपीएससी में बीएस पेपर 3 में है डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सपोज कि साइक्लोन जो है आने वाला है ना, साइक्लोन आने वाला है, तो इससे क्या सभी हैजार्ड्स क्या सब एसोसिएटेड होता है? ठीक है, बताओ। सोचो, खुद ही सोचो कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा आंधी जो है ना, तूफान आ गया बहुत ज्यादा, तो क्या सब उससे डैमेज क्या सब हो सकता है? सबसे पहले तो लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है ना, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग विंड्स होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से तो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज हो सकता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, ठीक है। जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है, वो सभी एक बार देखो तो अपरूट हो जाता है ना, ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। प्लस देखो, है ना, हेवी रेनफॉल होता है। हेवी रेनफॉल की वजह से क्या होगा कि फ्लडिंग हो जाएगी, फ्लडिंग, ठीक है, फ्लडिंग हो जाएगी, ठीक है, फ्लडिंग हो जाएगी। प्लस और बताओ, लॉस ऑफ पावर, है ना, ये भी एक हैजार्ड है कि भाई कहीं पे साइक्लोन आएगा, पावर जो लाइन्स है, केबल्स है, टूट गए, या फिर जान करके भी बिजली विभाग जो है बिजली को कट कर देता है, तो जो हमारा उस एरिया का जो भी इंडस्ट्री है, जो भी चीज है, वो कहीं ना कहीं जो है जब तक साइक्लोन रहेगा वर्क नहीं करेगा। तो इकोनॉमिक लॉस भी है एक तरीके से साइक्लोन अगर आएगा। प्लस और बताओ, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर स्टॉर्म सर्ज। इसको एक्सप्लेन कर देंगे ये क्या होता है। स्टॉर्म सर्ज, है ना, स्टॉर्म सर्ज, ठीक है। स्टॉर्म सर्ज जो है एक एसोसिएटेड फिनोमेना है बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है। हाँ, वो तो है ही, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, थंडर की वजह से, लाइटनिंग की वजह से, वो सब तो है, है ना। थंडर एंड लाइटनिंग, देखो यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग, है ना, ये सब हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। स्टॉर्म सर्ज है। प्लस एक और आप नोट कर सकते हो, है ना, कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है साइक्लोन का। ये सब तो शॉर्ट टर्म में हो गया, है ना, कि लॉस ऑफ लाइफ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, है ना, ट्रीज अपरूट हो जाएंगे, ये सब तो शॉर्ट टर्म डैमेज। बट लॉन्ग टर्म डैमेज क्या हो सकता है? बताओ जी, ऑनलाइन जितने भी बच्चे। पावर को भी तो हम लोग वापस साइक्लोन जाने के बाद जो है 2-4-5 दिन में तो उसको वापस हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नए केबल्स लगा करके, है ना। लाइट्स तो हैं, वो तो परमानेंट डैमेज हो गया, जो लोग डेथ कर गए, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल है, बिल्कुल। इन्वायरमेंटल डैमेज, यस, विभांशु ने बोला इन्वायरमेंटल डैमेज, इकोलॉजिकल डैमेज होता है। देखो कैसे होगा, आप ये बताओ, ये जो साइक्लोन्स जो आते हैं इसकी वजह से स्टॉर्म सर्ज आता है। स्टॉर्म सर्ज जो है बेसिकली ओशन के जो वाटर्स है ना, वो आपके कोस्टल एरियाज में फ्लड कर देते हैं, इनंडेशन कर देते हैं। तो क्या कोस्टल सॉइल है सो सलाइन हो गया कि नहीं? अगर सलाइन हो गया तो क्या वो कोस्टल जो एग्रीकल्चर है क्या उसको हैम्पर करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो ये आप लिख सकते हो कि इट इंक्रीजेस द सॉइल सैलिनिटी इन द कोस्टल एरियाज, है ना। सॉइल डिग्रेडेशन आप लिख लो सीधा, soil degradation due to ingress of saline water, ठीक है। बाकी आप देखो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में तो आप ये भी लिख सकते हो, जो हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसको भी डैमेज कर सकता है, हमारे कल्चर को, हेरिटेज को जो है नुकसान पहुंचा सकता है ना। अगर आप कभी उड़ीसा जाओगे पुरी में, तो वहाँ पे जो कोणार्क टेम्पल है उसके पास आप देखो तो 1999 का जो सुपर साइक्लोन जो आया था उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ है
ना? कोई विजिट किया है पुरी में सन टेम्पल? कोई नहीं? अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मेरा तो हो गया, काफी समय पहले गया था, 2008 में गया था। उस समय पूरा वो साइड से है ना रॉड्स, आयरन रॉड्स लगा करके और उस पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, शायद हो गया वो कंप्लीट, बट वो उसी के समय जो है साइक्लोन्स की वजह से डैमेज हुआ है ना। तो आप देखो तो हमारा जो भी कोस्टल सिटीज है, जैसे कि नीचे आप मदुरई चले जाओ है ना, वाइजैक चले जाओ, आप देखो तंजावुर तमिलनाडु, ये सभी क्या है कोस्टल सिटीज है और हेरिटेज से लिंक्ड है ना। टेम्पल्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे, कल्चरल जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो अगर वैसे रीजन पे फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आएंगे तो जो हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है, मॉन्यूमेंट्स जो है, उसको भी डैमेज करता है। दैट मींस कि साइक्लोन्स जो है कहीं ना कहीं उस एंगल पे भी हमारे लिए है हैजार्ड क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया। प्लस जो कोस्टल एरियाज में जैसे कि इकोलॉजी जो भी है, जो सपोज कि कई बार आप देखो तो ओलिव रेडली टर्टल्स जो होते हैं उसके बारे में आप पढ़ते होंगे है ना, वो सभी अपने इंडिया को के कोस्ट पे आकर के है ना एग्स ले कर देते हैं, टर्टल जो होता है। तो अगर ये सब साइक्लोन आता है ना तो ऐसे उनको बहुत ज्यादा हार्म जो है सो कर देता है। तो कोस्टल इकोलॉजी और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी लॉस करेगा। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस वजह से जो साइक्लोन है ना वो एक हैजार्ड है हमारे लिए, हैजार्ड है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है? स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज जो है it is the rise in the sea level because of a cyclone. Simple है ना, it is a rise in sea level because of a cyclone. ठीक है, rise in sea level, rise in sea level because of cyclone, because of a cyclone. ठीक है, इसके वजह से इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो कोस्टल फ्लडिंग होगा, कोस्टल फ्लडिंग। ठीक है, कोस्टल फ्लडिंग, फिर से वही लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ लाइव्स है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, एपिडेमिक भी फैल सकता है इसकी वजह से, एपिडेमिक भी फैल सकता है। अब देखो ये स्टॉर्म सर्ज क्रिएट क्यों हुआ है ना, क्यों क्रिएट होता है? तो सपोज कि आप देखो ऐसे, दिस इज द कोस्टल एरिया है ना, और ये हमारा ओशन है। ठीक है, ये कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया है। और सपोज कि वाटर लेवल जो है अपना नॉर्मल ओशन का वाटर लेवल कुछ ऐसा है ना, दिस इज द कोस्टल रीजन, ये हमारा ओशन है और ये वाटर लेवल है। और सपोज कि यहाँ पे एक साइक्लोन जो है जनरेट हो चुका है ना, साइक्लोन जनरेट हो चुका है। ठीक है, और ये टुवर्ड्स कोस्ट ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक बात बताओ, जो साइक्लोन जो है क्या ये एक लो प्रेशर सिस्टम है कि नहीं? तो लो प्रेशर सिस्टम है तो ओशन के ऊपर, सपोज कि ये ओशन वाटर है और इसके ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो चुका है, तो क्या ये ओशन के वाटर को थोड़ा अपलिफ्ट करेगा कि नहीं? ऐसे पिक अप करेगा कि नहीं? तो इसकी वजह से इसके आसपास का जो वाटर लेवल है ना वो थोड़ा राइज हो जाएगा, वाटर लेवल राइज हो जाएगा है ना। क्यों? क्योंकि दिस साइक्लोन विल क्रिएट ए सक्शन इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन है ना, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम है। और जो साइक्लोन का डायमीटर होता है वो कोई ऐसा नहीं कि 10 मीटर या 15 मीटर का होता है ना, 200 300 500 किलोमीटर का डायमीटर होता है। तो सपोज उस एरिया पे एक लो प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट हो चुका है, तो क्या वो ओशन के वाटर को या फिर जो है उसको ऊपर की तरफ उस पुल करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। प्लस इसके साथ साथ मालूम है कि विंड्स का जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो ये जो वाटर लेवल जो राइज होता है ना, इसको ये आगे की तरफ पुश करता है। समझा क्या? दिस इज स्टॉर्म सर्ज। समझा क्या? ये कैसा जो पूरा समुद्र का पूरा वाटर लेवल था में जितना भी मछली वगैरह होता है वो कोस्टल एरिया में जाकर गिर जाता है, बारिश हो जाता है मछली का। अब देखो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स है तो बिल्कुल वो जो छोटे-छोटे मछली हैं उसको वो पिक कर सकते हैं। बट ये डिफरेंट है स्टॉर्म सर्ज। ये क्या है कि जब साइक्लोन किसी एरिया से ओशन के ऊपर से मूव करेगा तो साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम होता है, तो ओशन के वाटर को थोड़ा सा कूल करेगा। और चूंकि विंड्स का स्पीड काफी तेज है वहां पे है ना, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड साइक्लोन जो है मूव करता है, तो उस पानी को आगे की तरफ पुश करेगा। तो जैसे जैसे साइक्लोन मूव करता जाएगा वो जो एक जो समझो कि पानी का जो लेवल राइज हो चुका है वो आगे मूव करेगा, और जब वो कोस्टल एरियाज में आएगा तो बहुत ज्यादा फ्लडिंग कर देगा।
साइक्लोन आने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होगा, हाँ 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 बिल्कुल। अगर हमारे ओशंस में अगर स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जनरेट होता है तो वो वेव्स बिल्कुल हमारे कोस्टल एरियाज में हिट करते रहता है, वही स्ट्रॉन्ग सर्ज का ही पार्ट है उसमें, समझ गया? स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है सो जनरेट हो रहे हैं। और ये जो वेव है ये सुनामी नहीं है, इसको सुनामी मत समझ, सुनामी कुछ अलग चीज होती है, दिस इज नॉट सुनामी। अर्थक्वेक की वजह से या फिर वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, किसी की भी वजह से हो सकता है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। कोस्टल एरियाज में आप देखो, कोस्टल एरियाज में जैसे कि एक साइक्लोन का हैजार्ड है कि जो भी पोर्ट्स होता है हमारा, जो भी पोर्ट्स होता है, पोर्ट्स पे क्या होता है, कई सारे शिप्स जो है वो ऑयल कैरी करके और वो ट्रांसफर जो है करते रहते हैं, है ना, क्रूड ऑयल जो है। तो अगर सपोज कि ऑल ऑफ अ सडन अगर ऐसा कुछ साइक्लोन हिट कर गया या फिर अगर हमारा स्टोरेज जो है वो सही से उसको आपने नहीं कर रखा था, तो हो सकता है कोस्टल एरिया में ऑयल स्पिल भी हो जाए, है ना। तो वो सब हैजार्ड्स जो है हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये समझ आएगा ना स्टॉर्म सर्ज क्या है। अगर कभी एग्जाम में लिखने को मिले कि व्हाट आर द हैजार्ड्स, तो इसको जरूर मेंशन करना, स्टॉर्म सर्ज। ये आपको अच्छा पॉइंट जो है दिलवा देगा। बाकी ये सब चीज तो सब लोग लिखिएगा, हेवी रेनफॉल होगा, स्टॉर्म विंड्स होगा, बाकी ये जरूर लिखना स्टॉर्म सर्ज। It is one of the most dangerous and destructive hazards associated with tropical cyclones. It is a storm surge, which is the rise in seawater level. It is a rise in seawater level brought about by the cyclone's weight. Storm surges can inundate. Inundate का मतलब flooding. Flood, है ना? Inundate का मतलब होता है flooding क्रिएट करना, है ना? बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी अगर कहीं पे आ जाए, उसको inundation बोलते हैं, ठीक है? Coastal areas causing catastrophic flooding and resulting in significant loss of life and property. The combination of storm surge and high tide can lead to even higher water levels and increased flooding. अब suppose कि storm surge भी है और high tide का भी वो जो है समय है। हाई टाइड मैंने आपको बताया था कब आता है टाइड, तो जिस समय हमारा सन, मून और अर्थ का जो अलाइनमेंट है ना, वो हाई टाइड अगर उस एरिया में आने वाला है और सपोज कि साइक्लोन भी हिट कर रहा है, तो और ज्यादा फ्लडिंग हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टोर्नाडोज है बेसिकली, टोर्नाडोज, है ना। तो टोर्नाडोज को आप ऐसे समझ सकते हो कि साइक्लोन तो काफी बड़े स्केल पे हो गया ना, टोर्नाडोज जो है सब छोटे स्केल का साइक्लोन है। ये उतना ज्यादा जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है लाइक ए साइक्लोन। टोर्नाडोज बहुत मतलब क्विक जो है इसका ओरिजिन होगा और थोड़ा बहुत डैमेज करके डिसिपेट कर जाता है। तो टोर्नाडोज इज बेसिकली ए काइंड ऑफ साइक्लोन ऑन ए मिनी स्केल, मिनी स्केल। तो अगर साइक्लोन्स बड़े लेवल का साइक्लोन है तो वो ऐसे कई छोटे छोटे टोर्नाडोज को भी जनरेट करता है, ठीक है, टोर्नाडोज को भी जनरेट करता है। ठीक है, बाकी ये हाई वेव्स एंड स्वेल्स, पावर आउटेजेस, डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ रिस्क, इकोनॉमिक इंपैक्ट, ये सब जो है नोट्स में है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब चीजें यहाँ पे, है ना। हेल्थ रिस्क क्या हो सकता है, तो सपोज कि कोस्टल एरियाज में जो है पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, और उसका ड्रेन सही से हो नहीं पाया, तो जो भी वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि हैजा, है ना, ये सब जो है फैल सकता है उस एरिया में। मॉस्किटो बॉर्न कई सारे डिजीज होते हैं, वो सब फैल सकते हैं, तो ये सभी हेल्थ हैजार्ड में आ जाएगा, है ना। आप एक बात बताओ कि यहाँ पे एक मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो है काफी यूज आप पढ़ोगे इकोलॉजी में। कोस्टल एरियाज में मैनग्रोव फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। मैनग्रोव, मैनग्रोव क्या होता है ना, समझो, बहुत लोग नहीं जानते होंगे मैनग्रोव के बारे में, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में है ना, ईस्टर्न कोस्टल मैनग्रोव्स है, थ्रू द कोस्ट जो है सब मैनग्रोव्स है ना। मैनग्रोव्स के बारे में आप कुछ नोट कर सकते हो। Mangroves basically, it is a, these are the plants in the coastal region. These are the plants in the coastal region. ठीक है? These are the plants in the coastal region. Plants in the coastal region. Coastal region. ठीक है? Coastal region. Mangroves. दूसरा, mangroves have adapted to survive in the high salinity zone, है ना। हाई सैलिनिटी यानी कि सलाइन वाटर में ये सर्वाइव कर जाता है, खारे पानी में सर्वाइव कर जाता है ना। लिख दे रहे हैं सर्वाइव्स इन सलाइन वाटर,
सलाइन वाटर, ठीक है, सर्वाइव्स इन सलाइन वाटर, है ना। It generally occurs in the tidal waters. Tidal waters मतलब जहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड जो है फ्रीक्वेंट आते रहेगा, इन द टाइडल वाटर्स, ठीक है, टाइडल वाटर्स। इसका जो रूट सिस्टम है प्लस जो लीव्स जो होता है ना, वो एक्सेसिव सॉल्ट्स को है ना हटाते रहता है, ऐसा ये जो है प्रोटेक्टेड है, सैलिनिटी हाई सैलिनिटी एनवायरनमेंट में जो है फ्लोरिश करता है। तो ये तो हो गया कि ये मैंग्रोव्स, लेकिन इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव्स जो है इट reduces the intensity of cyclones. समझ गया? It reduces the intensity of cyclones. So it is important for the coastal regions. Why? Because it reduces the intensity and impact of cyclones. Reduces the impact of strong winds. Strong winds due to cyclones. इस वजह से मैनग्रोव्स को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना, इसके वेजिटेशन को, ठीक है। हेलोफाइट्स, यस, ठीक है। नेमेटोफोर्स रूट्स होते हैं, यस। इसके जो रूट्स होते हैं ना, वो कुछ बाहर की तरफ भी निकले होते हैं, कई बार ये डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से भी ले सकता है। तो मेन जो है मैनग्रोव्स का वेजिटेशन आपके साइक्लोन्स को या फिर इवन सुनामी का जो इम्पैक्ट है उसको भी रिलेशन करता है। तो मैनग्रोव्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है कोस्टल इकोलॉजी के लिए। अभी लास्ट ईयर बजट में जो है एक स्कीम लॉन्च किया गया था, हमें कुछ उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। क्या नाम था उसका? कोई बताओ तो। सेंट्रल गवर्नमेंट का लास्ट ईयर बजट का एक स्कीम था, इसको याद आ रहा है? MAC उसको नाम है, हिंदी में उसका नाम है, सर्च करना हो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी इसमें जो है सवाल पूछ चुका है एक बार, है ना। आप देखते होगे ना कि जो भी साइक्लोन आता है उसको जो है एक नाम दे दिया जाता है ना, मिस्टी, यस, मिस्टी इज द स्कीम, मिस्टी स्कीम। क्या नाम है पूरा उसका, बताओ शॉर्ट फॉर्म। मिस्टी, ये तो हो गया, हाँ। और मिस्टी, ये जो मैनग्रोव्स जो है इसका ये तो है कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, प्लस कोस्टल इकोलॉजी में काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको मैनग्रोव्स को जो है प्रमोट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है मिस्टी, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है। ठीक है, सिर्फ पूछ देता है कई बार, सीधा स्कीम का नाम लिख देगा और पूछेगा कि किस चीज से रिलेटेड है, तो याद रखना मिस्टी जो है, मिस्टी रही नहीं है, मिस्टी जो स्कीम है वो आपको मैनग्रोव्स से है, ठीक है। MAC ग्लोबल लेवल पर था। ओके, देखो नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेम क्यों करते हैं इसी को समझो। जैसे कि अभी कोई हाल फिलहाल में साइक्लोन का नाम याद आ रहा है किसी को? हाँ, यस साइक्लोन आया था ना, यस। उसके बाद विजय, बांग्लादेश उसका नाम नहीं याद है। हाँ, तो ऐसे साइक्लोन का नाम क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है? उस जगह से राइट, देखो बताते हैं व्हाई वी नीड टू नेम ए साइक्लोन। देखो हाँ, ऐसे कई सारे जो है नाम रहता है, नाम रहता है। तो साइक्लोन का नेम करने का रीजन क्या है? साइक्लोन को हम लोग क्यों नाम देते हैं? साइक्लोन नेमिंग रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? देखो साइक्लोन को नेम इसलिए देते हैं ताकि अगर सपोज कि एक साइक्लोन आने वाला है, अगर सपोज कि मीडिया में ये चीज आने लगे कि साइक्लोन आने वाला है, तो लोग उसको उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर आप एक नाम दे देते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट काफी बढ़ता है, ठीक है, कि आप उससे आइडेंटिफाई कर जाओ कि ये साइक्लोन जो है सो आने वाला है। दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज कि इंडिया का कोस्ट इतना ज्यादा जो है बड़ा कोस्ट है ना, सपोज कि एक साइक्लोन जो है यहाँ पे हिट कर रहा है
और साइमल्टेनियसली दूसरा साइक्लोन इधर जनरेट हो गया, तो आप कैसे दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना? तो अगर आप साइक्लोन को नेम कर दोगे ना, ये जो साइक्लोन है ये इस नाम से जाना जाएगा, तो आप उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, है ना, जैसे कि आप मीडिया में लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, ये साइक्लोन अभी यहाँ पहुंचा है, मे बी नेक्स्ट वीक जो है इस कोस्टल रीजन तक पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे जो भी प्रिपेयरनेस है उसके हिसाब से प्लानिंग और ये सब कर लिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी मिटिगेशन जो भी एफर्ट्स हैं वो सभी किए जा सकते हैं, है ना। दूसरा, इस साइक्लोन की वजह से कितना जो है सीवियर उसकी वजह से कितना डैमेज हुआ उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से साइक्लोन को नेम कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये है कि साइक्लोन का नेमिंग करता कौन है ना, करता कौन। तो देखो, एक है WM, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का बॉडी है ना, यूएन का बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने कई सारे रीजनल सेंटर्स बना रखे, है ना, रीजनल सेंटर्स बना रखे हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन ओशन की बात करो तो जो अपना IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको रीजनल सेंटर बना करके रखा है, ठीक है। अब इंडिया के आसपास जो भी नेबरिंग कंट्रीज है ना, तो पाकिस्तान है इधर, और मिडिल ईस्ट में चले जाओ, ओमान है, इधर साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा, तो ये सभी क्या करते हैं, बांग्लादेश आ जाएगा, है ना, ये सभी श्रीलंका है, ये सभी कंट्रीज क्या करते हैं ना कि नाम सजेस्ट करता है, हर एक देश एक नाम सजेस्ट करके IMD के पास में पहुंचा देगा, ठीक है। मान लो 8, 9, 10 ऐसे कुछ कोस्टल जो कंट्रीज हैं वो सभी एक एक नाम सजेस्ट कर देगा, है ना, और उस नाम का लिस्ट जो है सब पहले से तैयार करके रखा, जो है अप्रूव करके रखा रहता है। पहले क्या होता था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नाम है उसको हम लोग यूज करते थे, अब क्या है कि कंट्री वाइज जो है ना, जिस कंट्री का यूज हुआ उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज का यूज हो जाएगा, ऐसे करके एक ऑर्डर जो है सो फिक्स किया जाता है, और ये नाम जो है पहले से रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ तो अब गोली लगाना शुरू की कि बताओ कौन सा बढ़िया नाम है उसका नाम रख देते हैं, ऐसा नहीं, पहले से ही लिस्ट जो है सो तैयार होता है, जैसे ही साइक्लोन जनरेट होगा उसका नाम उस ऑर्डर में वो दे दिया जाएगा, है ना। अब उसके वजह से जो है आप देखो तो उस साइक्लोन का जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक को पहुंचाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट का जो भी रिलीफ और एफर्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी होगा, अब उसी साइक्लोन के नेम से है सो स्टार्ट हो जाएगा, ये हो। तो साइक्लोन का नेम क्यों करते हैं समझ में आ गया, है ना। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी आपको कुछ इसी तरीके से जो है सरप्राइज करते रहता है। उसको साइक्लोन को सवाल पूछना होता तो पूछ लेता कि भाई बताओ कैसे साइक्लोन जो है ओरिजिन होता है, तो ये नहीं पूछा कि बताओ नाम कैसे रखा जाता है ना। तो ये बेसिकली न्यूज में, करंट अफेयर्स में जो है ऐसा कोई आर्टिकल आया होगा उस साल, किसी एग्जामिनर जो पेपर सेट किया उसको दिखा होगा, चलो ये सवाल पूछ देते हैं, तो ऐसा कुछ अगर आर्टिकल में दिखे, है ना, तो वो देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सीवियरिटी ऑफ साइक्लोन, है ना, इसलिए डिफरेंट नेम्स हम लोग दे देते हैं साइक्लोन के, ठीक है। तो these are the importance of naming a cyclone. It helps to identify each individual tropical cyclone. It helps the public to become fully aware of its development. Local and international media become focused on the tropical cyclone. It does not confuse the public when there is more than one tropical cyclone in the same area. ये point मैंने बताया। The name of the tropical cyclone is well remembered by millions of people as it is an unforgettable event and associated with name will be remembered for a long time. ऐसा psychological भी होता है कि वो जो तूफान आया था इसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, तो लोग वैसे भी उसको जो है याद कर लेते हैं, तो ये सब फैक्टर है, इस वजह से नाम दिया जाता है, ठीक है। चलो एयर मास पे आते हैं। एयर मास को समझते हैं सबसे पहले। एयर मास, अच्छा एक चीज मैं आपको बता रहा था कल नहीं परसों, ऐसे मैं देख रहा था यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का ऑप्शन ज्योग्राफी का, है ना, ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। क्लास जो मैं पिछले 10 दिन से 15 दिन से जो भी पढ़ाया तो मैं पेपर नहीं देखा कि लास्ट ईयर जो है मतलब अभी जस्ट 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें क्या सब पूछा गया, तो ऐसे देख रहे थे पेपर ज्योग्राफी का क्या सब पूछा गया। पहला क्वेश्चन पता है क्या है, डिस्कस व्हाट इज जियोस्ट्रॉफी इवेंट्स, देखना पेपर। उसी में दूसरा क्वेश्चन है, नीचे जाओगे तो पैलियोमैग्नेटिज्म एंड अदर एविडेंसेस रिलेटेड टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग, देखे है पेपर, तो ऑप्शन है तुम्हारा, तो देखोगे तो आपको चलो ठीक है, अगर एग्जाम से पहले पढ़ा भी होते तो कुछ बच्चों का
भला हो गया होता कि कई बार क्या होता है कि जियोस्ट्रॉफी विंड्स लोग बाईपास मार देते हैं, है ना, उतना ध्यान से नहीं पढ़ते। तो पहले क्वेश्चन बोले अरे ये तो ठीक है, हम खुद भी सरप्राइज हो गए, इतना ज्यादा कैसे जो है लड़ गया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ये नमस्कार। ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है ना, अगर कोई लेने का सोच रहा है यूपीएससी में, है ना, क्योंकि बीपीएससी में लेने का तो मतलब वैसा है नहीं, क्योंकि अब तो क्वालिफाइंग टाइप का कर दिया है ना, मार्क्स तो ऐड होगा नहीं मेंस जो है। लेकिन यूपीएससी में अगर लेने का सोच रहे हो तो एक बार इसको डबल थिंक कर लेना। क्यों? क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा पढ़ने में। लेकिन जो ह्यूमन ज्योग्राफी है प्लस जो इंडियन ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो कई बार फुटपटांग क्वेश्चन जो है सेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको नहीं पता है ना कि क्या पूछ सकता है, और बहुत ज्यादा वाइड है सब्जेक्ट, है ना, लिमिटेड सिलेबस नहीं है। तो अगर आपका ग्रह नक्षत्र ठीक है, उस साल पेपर अगर ठीक आ गया तो स्कोर बढ़िया करके चले जाओ। अगर नहीं तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किताब जो है कन्वेंशनल बुक है उससे तो बाहर कर रहेगा, है ना। अब हम लोग ज्योग्राफी, कोई भी बच्चा पढ़ता है तो पीएचडी तो नहीं करके बैठा ना ज्योग्राफी में कि कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, है ना। तो थोड़ा सा ये जो है डबल एज टाइप का है। अगर पेपर अगर डूरेबल आ गया तो अच्छा स्कोर करा देगा, अगर नहीं तो फिर ऐसा गंदा स्कोर आता है किसी को मार्क्स बता नहीं पाओगे ज्योग्राफी। ठीक है, यूपीएससी में तो बिल्कुल बर्बाद नहीं है, मतलब ठीक है। आप ह्यूमन ज्योग्राफी उतना डिटेल में नहीं पढ़ो, फिजिकल पढ़ लो, बाकी बिहार का ज्योग्राफी पढ़ लो, पीवाईक्यू बढ़िया से लगा लो तो यूपीएससी में क्वालिफाई कर जाओगे, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। लेकिन यूपीएससी में नहीं है। तो ज्योग्राफी है थोड़ा सा, है बहुत मजेदार सब्जेक्ट, लेकिन इसमें पूछने का स्कोप इतना ज्यादा है कि इसी की वजह से परेशान हो जाता है आदमी। ठीक है, चलो एयर मास देख, एयर मास, ठीक है। एयर मास बेसिकली क्या है ना? Air mass, it is an extensive block of air. It is an extensive block of air which retains the characteristics of its source region. समझ आ गया? नहीं समझ में आया पता नहीं। सपोज कि आप लोगों को देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है बोर्ड पे? नहीं तो आप नहीं सेट इधर कर सकते हो ना, क्योंकि इधर लिखते हैं तो सही बात। सपोज कि एक एरिया है ना, सपोज काफी ब्रॉड एरिया है ना, सपोज कि एक एरिया है और ये इसके ऊपर का जो एयर होगा, है ना, थ्री डायमेंशनल फोटो बनाने की कोशिश करते हैं अगर आपको सामने आ जाए। ठीक है, ये जो एयर है सपोज कि इस एरिया पे, है ना, ये जो नीचे का जो सरफेस है उसके ऊपर काफी समय तक जो है वहां पे प्रेजेंट रहे। ठीक है, अगर सपोज कि इसी क्लासरूम को हम लोग समझते हैं, या फिर ये डायस जैसी को समझिए, जो रेड वाला कार्पेट, इसके ऊपर जो एयर सपोज कि 10 दिन तक एयर को यहाँ पे बंद करके रख, तो क्या ये जो सरफेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, टेम्परेचर, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, क्या वो सेम इसके एयर के ऊपर में एयर में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सपोज कि ये नीचे गर्म है तो क्या एयर इसके ऊपर गर्म हो जाएगा? अगर ये कोल्ड है तो एयर इसके ऊपर ठंडा हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास। एयर मास बेसिकली क्या है कि अगर ए ब्लॉक ऑफ एयर, इट इज अ ब्लॉक ऑफ एयर, है ना, which retains over a particular area for a substantial period of time, then it gets the characteristics of the underlying surface in terms of temperature and moisture content. समझ में आ गया? तो एयर मास को आप विजुअलाइज कर रहे हो ना कैसे वो कैसे फॉर्मेशन होता है कि किसी भी एरिया में अगर एयर काफी स्टेबल होकर के रह जाए तो उस एरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर उसको रिटेन कर लेता है, उसी को हम लोग एयर मास बोलते हैं। समझ आ गया? अब सपोज ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि आपको मालूम है कि हमारे अर्थ पे जो परमानेंट विंड्स हैं वो ब्लो करते रहते हैं, है ना, परमानेंट विंड्स ब्लो करते रहते हैं। तो अब क्या ये इस विंड, ये जो विंड है जब इस एयर मास के पास पहुंचेगा तो क्या इस एयर मास को एक ब्लॉक की तरह आगे पुश करेगा कि नहीं करेगा? पुश करेगा। अब ये जो एयर मास है, अब सपोज कि ये एक लोकेशन ए था
है ना, यहाँ से पुश पकड़ के किसी दूसरे लोकेशन पे पहुंच गया बी पे, तो क्या बी का जो वेदर है, वहां का जो कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, उसको ये इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो ये भी इसका रोल है एयर मास का। कि एयर मास जो है जब सोर्स रीजन में जनरेट होता है और उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स व्हेन इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू सम अदर रीजन, तो वहां के टेम्परेचर के प्रोफाइल को, प्रेसिपिटेशन के प्रोफाइल को वो चेंज कर देता है। समझ आ गया? ठीक है, तो दिस इज योर एयर मास। अटेंडेंस वाला क्या है? ठीक है, तो ये एयर मास हो गया। अब देखो कितने कितने सोर्स रीजन होते हैं? जनरली 4 टाइप के इसके सोर्स रीजन होते हैं, है ना। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सोर्स रीजन, है ना। 4 टाइप्स ऑफ सोर्स रीजन, 4 टाइप्स, ठीक है, 4 टाइप्स, है ना। जैसे देखो आप ऐसे कॉम्बिनेशन लगा लो, या तो वो कॉन्टिनेंट पे जनरेट होगा, कॉन्टिनेंटल एयर मास हो जाएगा, या फिर समुद्र में जनरेट होगा तो मैरीटाइम बोल देंगे, है ना। ठीक है, दूसरा या तो वो पोलर रीजन में हो सकता है ना, अपर लैटिट्यूड्स में, या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में हो सकता है। ठीक है, तो इसी को आपस में, है ना, अरेंज कर दो तो 4 टाइप्स का एयर मास जो है सो निकल करके आ जाता है। जैसे कि आप देखो तो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। दूसरा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, ठीक है। तीसरा मेरीटाइम पोलर एयर मास, और चौथा मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, ठीक है, मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, ये हो जाएगा। समझ गया? These are the 4 types of air mass: continental polar, continental tropical, maritime polar, maritime tropical। इसको मैप पे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, मैप पे। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि एयर मास के बाद हम लोग फ्रॉन्ट्स को पढ़ते हैं, फ्रॉन्ट्स को, है ना। तो फ्रॉन्ट्स क्या होता है कि सपोज कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास अगर आपस में मीट कर गया ना, तो उसका जो इंटरफेस होगा उसको हम लोग फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। और फ्रॉन्ट्स पे ही, जैसे कि हम लोगों ने जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्लेट मार्जिन्स जो हैं, प्लेट बाउंड्रीज जो हैं, उस पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होता है ना। वहाँ पे या तो सबडक्शन हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, कोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। तो सेम वैसे ही एटमॉस्फेयर में अगर डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास मीट करेगा तो फ्रॉन्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और उस फ्रॉन्ट्स पे आपको हेवी रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, स्नो हो सकता है, क्लाउड्स हो सकते हैं, थंडर एंड लाइटनिंग होंगे। तो ये सभी कहाँ पे होता है? फ्रॉन्ट्स पे होता है। समझ गया? ठीक है, हाँ, कहीं जाके ये एयर मास को बीट करेंगे ना, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक सोर्स का कैरी कर रहे थे, वो एक टाइम के बाद जब हम मूव करते जाएंगे तो कहीं तो वो उसको लॉस करेंगे, बिल्कुल, वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मूव करेगा तो वहाँ पे जाके इंटरमिक्स हो जाएगा। आपने अगर सपोज कि अगर पोलर रीजन का एयर मास था और वो ट्रॉपिकल रीजन में पहुंच गया तो वो गर्म हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन अपना एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफर कर, मतलब वहाँ से एनर्जी क्योंकि वो गेन कर रहा है तो बाकी उस जगह को ठंडा कर देगा, है ना। तो इसकी वजह से वहाँ पे इम्पैक्ट उसका ऐसा आ जाएगा। वैक्यूम में अगर रखा जाए, हाँ, वैक्यूम में अगर रखा जाए, वैक्यूम में मतलब तो फिर वैक्यूम तो वैसे ब्रेक हो जाएगा। तो सर एक जगह फ्रीजर कभी खोलते हो गर्मी में? अभी तो कैसे हो गया, तो जैसे फ्रीजर खोल दो तो क्या है, एकदम से ठंडा हवा मुंह पे आता है, तो वो एयर मास। तो क्या वो ठंडा हवा हमेशा रहता है, या फिर डोर क्लोज कर देते हो तो वो डिसिपेट कर गया? तो सेम वैसे ही एयर मास जब किसी एक रीजन से पहुंच करके अपने सोर्स रीजन से दूसरे जगह पर पहुंचेगा तो वहाँ की चीजों को इन्फ्लुएंस कर देगा, वहाँ पे वेरिएशन ले आएगा, है ना, टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में, और फिर डिसिपेट हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लो। हाँ, दूसरा है कि एयर मास कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा। तो एक बात बताओ, जहाँ पे बहुत ज्यादा विंड्स का स्पीड बहुत ज्यादा है, क्या वहाँ पे एयर मास बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एयर उस सरफेस पे काफी लंबे समय तक रिटेन नहीं हो पाएगा। जैसे कि फ्रिज का गेट खोल के छोड़ दो, तो क्या अंदर का हवा गर्म ठंडा होगा क्या? नहीं होगा, है ना। दैट मीन्स कि अगर आप एयर मास को बनाना चाहते हो, अगर हमारे नेचर में जो भी एयर मास वहां पे बनेगा जहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल है ना, जहाँ पे विंड्स स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, स्लो या फिर फीबल विंड्स है, वो सभी फेवरेबल हो जाता है एयर मास को बनाने में। ठीक है। when the air remains when the air remains over a homogeneous area, है ना, homogeneous area मतलब कि एक ही जैसा एरिया for a sufficiently longer time, it acquires the characteristics of the area. The homogeneous regions can be the vast ocean surface or continents or plains or plateaus. It forms when an air mass remains stationary over a particular region for a period of time, allowing it to take on the temperature and moisture characteristics of that region. Temperature and moisture characteristics of that region. The characteristics of an air mass are determined by the surface over which it forms and the latitude of that surface. Latitude का मतलब कि अगर हायर लैटिट्यूड्स में है तो जाहिर सी बात है कि वो ठंडा होगा, कोल्ड होगा, है ना, कोल्ड होगा। लोअर लैटिट्यूड है यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में है तो वार्म एयर मास हो जाएगा, है ना, वार्म हो जाएगा। The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called an air mass. It is a large body of air having little or little variation in temperature and moisture. Air masses form an integral part of the global planetary wind system. Therefore, they are associated with one or other wind belt. ठीक है? तो एयर मास को आप समझ गए कि कैसे, तो एक सोर्स रीजन होगा, है ना, और बेसिकली चार टाइप का है सोर्स, है ना। अच्छा, आपसे एक समझने के लिए पूछ लिया कि आप कितना समझ में आया कि अगर सपोज कि एक एयर मास है जो कि मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, ठीक है, मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास। तो इसका अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? पहला आप लिखोगे, है ना, वार्म होगा, वार्म होगा, वार्म एयर होगा, यानी कि ये जो एयर मास कहीं पे पहुंचेगा तो वहां पे थोड़ा सा गर्माहट लेकर के आए, गर्म वहां पे करे, वार्म। दूसरा, क्या ये ड्राई होगा? मॉइस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेरी टाइम है, मेरी टाइम मतलब कि ओशन के ऊपर इसका फॉर्मेशन हुआ है ना, ओशन के ऊपर फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई मॉइस्चर, है ना, हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर ये वार्म एयर मास कहीं पे पहुंचेगा तो क्या ये रेनफॉल ज्यादा करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो वार्म एयर, ट्रॉपिकल वार्म एयर मास या फिर मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास इज एसोसिएटेड विद हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल। ठीक है। अगर सपोज कि हम लोग मैरीटाइम पोलर एयर मास कर देते हैं, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, है ना, मैरीटाइम पोलर, एमपी लिखते हैं एयर मास, ठीक है। अगर मैरीटाइम पोलर एयर मास, अगर मैरीटाइम पोलर एयर मास है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या होगा? कोल्ड होगा, कोल्ड होगा। ड्राई किसने बोला? हाँ बताओ, ड्राई क्यों होगा? मेरी टाइम है ना, मेरी टाइम है तो मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट होगा। तो अगर ये एयर मास कहीं पे पहुंचेगा तो ये आपको स्नो और ये सब जो है करवा देगा, स्नोफॉल ये सब हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड एंड मॉइस्ट, यस। क्या ह्यूमिडिटी? वही ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट मतलब ह्यूमिडिटी में ही आप मेजर कर रहे हो ना, तो ह्यूमिड एयर हो जाएगा, लिख सकते हो हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, ये हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे आप दूसरा लिखो, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, वर्ड देखो, कॉन्टिनेंटल है और पोलर है, कॉन्टिनेंटल है और पोलर है, तो कैसा होगा? टेम्परेचर कैसा होगा? कोल्ड होगा, ठंडा होगा, है ना, ठंडा होगा। तो आप लिखो कोल्ड होगा, बिल्कुल कोल्ड होगा, ठीक है।
प्लस ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर कंटेंट इसका क्या होगा, लो होगा। तो आप इसको ड्राई लिखो, ड्राई एयर, ड्राई ड्राई एयर, वेरी लो ह्यूमिडिटी, वेरी लो ह्यूमिडिटी, ये हो गया। ठीक है, अब सपोज कि हम लोग ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, तो जाहिर सा बात है वार्म एयर होगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल है, ओशन सरफेस पे नहीं है, कॉन्टिनेंट्स पे बन रहा है, तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं होगा, ड्राई एयर होगा, है ना, ड्राई एयर होगा। ऐसा एयर मास कहाँ पे बनने का संभावना है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, इक्वेटर पे नहीं, कॉन्टिनेंटल भी है और ट्रॉपिकल भी है और वास्ट एरिया होना चाहिए। जैसे क्या आप कह सकते हो डेजर्ट्स पे ऐसा आइडियल कंडीशन बनेगा, है ना, डेजर्ट्स पे ऐसा बन सकता है, डेजर्ट्स पे, ठीक, डेजर्ट्स पे, मेरीटाइम पोलर, मेरीटाइम पोलर, मेरीटाइम पोलर, तो आप कह सकते हो आर्कटिक ओशन ऊपर का पार्ट है ना, वो सब रीजन में, या फिर जो नॉर्थ अटलांटिक है, नॉर्थ पैसिफिक है ना, बिल्कुल नॉर्थ ऊपर वाले मार्जिन पे, वहां का जो एयर मास होगा वो मेरीटाइम पोलर एयर मास हो जाएगा। आप लिख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक पोलर रीजन्स, नॉर्थ अटलांटिक में मेरीटाइम ट्रॉपिकल, मेरीटाइम ट्रॉपिकल बिल्कुल जो आपका ट्रॉपिकल रीजन का जो ओशंस जो भी है ना, पैसिफिक में, अटलांटिक में, इंडियन ओशन में, जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स का जो रीजन है वहां पे एयर मास मेरीटाइम ट्रॉपिकल हो जाएगा। अगर इसको मैप पे देखो तो और विजुअलाइज हो जाएगा। मेरीटाइम पोलर है, इसी जो मेरीटाइम पोलर, ये है सो नॉर्थ अमेरिका जो है दिखाया गया है, यानी कि जो मेरीटाइम रीजन है और अपर लैटिट्यूड्स है तो पोलर हो जाएगा। इसको हम लोग स्मॉल एन और कैपिटल पी में है सो डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, जो एयर मास का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है उसमें पहला जो अक्षर है वो छोटा के स्मॉल केस में और दूसरा जो है सो अपर केस में है ना, एमपी, है ना, सीपी मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर, है ना। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो ऊपर का पार्ट है, जो कनाडा का जो हिस्सा है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा आइस ये सब रहता है, वहां पे जो अगर एयर मास जनरेट होगा इट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। लेकिन इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है, अब ये जैसे आगे मूव करेगा, है ना, आगे मूव करेगा, किस वजह से मूव करेगा, तो आपको मालूम है कि स्टर्लीज जो विंड्स होते हैं, पोलर स्टर्लीज जो है उसको आगे की तरफ पुश करेगा, पुश करेगा। ठीक है, सेम इधर भी आप आ जाओ, इधर अटलांटिक ओशन है तो यहाँ पे भी क्या मेरीटाइम पोलर एयर मास बनेगा कि नहीं बनेगा। अब नीचे देखो ट्रॉपिकल वाटर्स का जो एयर मास है, क्या ये मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास होगा, मेरीटाइम क्यों, क्योंकि ओशन के ऊपर बन रहा है, ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि लोअर लैटिट्यूड्स का एयर मास है, लोअर लैटिट्यूड्स का एयर मास है, इस वजह से। सेम वैसे देखो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, है ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा बट मॉइस्चर कंटेंट है कम होगा। अब ये जो एयर मास है, सपोज कि ये दो एयर मास आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज कि यहाँ से वेस्टर्लीज जो है इसको मूव कर रहा हूँ, है ना, वेस्टर्लीज मूव कर रहा हूँ और इधर से पोलर ईस्टर्लीज इस एयर मास को जो है सो मूव कर रहा हूँ, तो क्या दोनों है सो कन्वर्ज करेगा कि नहीं, टकराएगा ना। तो जहां पे कन्वर्ज करेगा वहां पे क्या बनेगा, फ्रॉन्ट्स बनता है, फ्रॉन्ट्स, फ्रॉन्ट्स। ठीक है, अब समझते हैं फ्रॉन्ट्स को, समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है किसी को, तो देखो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है ना, ये सब एनसीईआरटी में हालांकि इतना डिटेल में नहीं देता है बट फिर भी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो अब चीजों को रिलेट कर पाओगे, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी 11th का उसको बिल्कुल रट जाओ, बहुत अच्छा एनसीईआरटी है। ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए जो है खुद से आप कई बार नहीं समझ पाते हो, तो क्लास के बाद जो भी टॉपिक्स है ना पढ़ते हो उसको एनसीईआरटी से जाके एक बार जरूर देखो। ठीक है, फ्रॉन्ट्स को समझते हैं। फ्रॉन्ट्स,
फ्रॉन्ट्स वर्ड आपको क्या लगता है कहां से लिया गया होगा? मतलब वर्ड्स का जैसे आप बोलते हो ना कि फ्रंट्स मतलब कि जहाँ पे लड़ाई होने वाला है, अब दो देश की जो आर्मी है वो है ना बिल्कुल एकदम सामने सामने पहुंच गए है ना, तो वैसा ही कुछ फ्रंट्स आप समझ सकते हो कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास बिल्कुल अब टकराने के लिए रेडी है तो उसका जो इंटरफेस है ना उसको हम लोग फ्रंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखो कि फ्रंट्स आर द इंटरफेस ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। ठीक है, फ्रंट्स आर द इंटरफेस ऑफ टू contrasting air masses, two contrasting air masses, समझ में गया? Fronts are formed when two contrasting air masses meet. ठीक है, fronts are formed when two contrasting air masses meet. ठीक है, air masses move from their source region under the influence of prevailing winds. ठीक है, आप ये लिख सकते हो air masses move from their source region to air masses move from their source region to other regions under the influence of prevailing winds. Under the influence of prevailing winds. ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, fronts are associated with atmospheric instability. Leading to cloudiness, rainfall, thunder, lightning, etc. समझ में गया? Fronts are associated with atmospheric instability and leading to cloudiness, rainfall, thunder, lightning, etc. ठीक है? Frontogenesis sometimes also lead to the generation of temperate cyclones. ठीक है? Frontogenesis मतलब कि formation of fronts. Frontogenesis may lead to development of temperate cyclones. समझ गया? तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़े थे तो वहां पे हमने देखा था कि
जो फॉर्मेशन का जो कंडीशंस था वहां पे कुछ फ्रंट्स का कोई जिक्र नहीं हो रहा था, है ना। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वॉर्म सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर होना चाहिए, नीचे में कन्वर्जेंस ऑफ एयर होना चाहिए, कोर फोर्स होना चाहिए, अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए, है ना, विंड शेयर रेशो लो होना चाहिए, ये सब कंडीशंस था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। बट यहाँ पे क्या है, इनफ टेम्परेट साइक्लोन्स बनता है कब, जब आपका फ्रंटोजेनेसिस होगा, यानी कि फ्रंट्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए टेम्परेट साइक्लोन। समझ में गया? ठीक है, अब इसमें आगे और लिखो। टेम्परेट साइक्लोन क्या हो गया? टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन्स इसको क्या फीचर फीचर्स, अरे रुको पहले इसको चलो आगे, पहले साइक्लोन की तरह आगे भाग रहे हो। मैं आपको आगे माशाल्लाह, मतलब लगता है कि मेरी क्लास में तो छूट जाएगा, हैं बाईपास मार देंगे। कहां पर लो? जैसे हवा दो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में होता है, ठीक है, ये एयर मास इसमें कहां से आ रहा है, मतलब वो उसको घेर रहा है या फिर वो ऊपर से चल रहा है? नहीं तुमने वो क्लास नहीं किया प्लैनेटरी इवेंट्स वाला, इसीलिए ठीक है। वो प्लैनेटरी इवेंट्स वाले क्लास है, वो देख लेना, है ना। मैंने बताया है कि ग्लोबल विंड सिस्टम जो है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, हेडलेस सेल, पेडल सेल, पोलर सेल कैसे जनरेट होता है और कैसे वो परमानेंट विंड सिस्टम उसको फ्लो करते रहता है, कहीं पे वीक होता है, कहीं पे स्ट्रांग होता है। तो अगर उस एरिया में अगर एयर मास डेवलप हो गया और उसके पीछे से जैसा भी हवा का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में उसको वो पुश करे, समझ गए? तो वो क्लास को थोड़ा देखना, तब तो ये चीज जो है और कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, रेन साइड एरिया जनरल एक जेनरिक टर्म है ना, जरूरी कि जो रेन साइड एरिया है वो सिर्फ साइक्लोन की वजह से होता है, नहीं। रेन साइड एरिया का बता देते हैं। देखो रेन साइड एरिया क्या होता है ना, कि सपोज दिस इज द ओशन, है ना, इधर हमारा ओशन है, ठीक है, ओशन है ये हमारा कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है, कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, कॉन्टिनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, एक माउंटेन रेंज हो गया, माउंटेन रेंज हो गया, माउंटेन रेंज, ठीक है, माउंटेन रेंज, ठीक है। तो रेन शैडो एरिया क्या होगा, तो सपोज यहां से जो भी विंड्स आएगा, जो भी विंड्स आएगा, अब ये विंड्स हो सकता है कि प्लैनेटरी विंड्स हो सकता है कि लोकल विंड्स हो सकता है कि साइक्लोनिक विंड्स हो, है ना, कुछ भी हो सकता है विंड्स। अब ये विंड्स जब ओशन के ऊपर से मूव करेगा तो जाहिर सा बात है कि मॉइस्चर वाटर वेपर को कैरी करेगा, इसका हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, है ना, इसका वेपर ज्यादा होगा। अब ये जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या ये माउंटेन्स के वजह से राइज करेगा कि नहीं, अपलिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे रेनफॉल होगा, उसको क्या बोलते हैं, विच टाइप ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। अब जब ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट क्या यहाँ पे ड्रॉप हो गया कि नहीं, जो एयर के पास जो भी मॉइस्चर था वो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, बारिश हो गया, तो जो इसको क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड बोलते हैं ऑफ द माउंटेन, दिस इज द विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, ठीक है, विंडवर्ड साइड, एंड दिस इज द लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, यानी कि माउंटेन्स के फेस पे जिधर से विंड पहुंच रहा होगा उसको हम लोग विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन बोलेंगे, उसके अपोजिट साइड को लीवर्ड साइड बोलेंगे। तो अब ये जो विंड्स है क्या ये अपना अधिकतर मॉइस्चर जो है इसी साइड में ड्रॉप कर देगा। अब क्या होगा कि अब ये एयर मूव करेगा इधर, क्यों मूव करेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एयर विंड जो है फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो अब ये एयर जब नीचे आएगा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एयर का सिंकिंग होता है तो एयर क्या वार्म हो जाता है कि नहीं, ड्राई हो जाता है कि नहीं, तो क्या इधर है सो कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा, नहीं होगा। इसी को समझो, एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में हमेशा याद रखो कि अगर एयर राइज करेगा तो ऊपर जाके बादल बनेगा, बारिश होगा। अगर किसी भी वजह से एयर ऊपर से नीचे आया स्लोप पे या फिर वर्टिकल कैसे भी, अगर ये सिंक हो रहा है, एयर सिंक होगा तो क्लाउडीनेस नहीं होगा, एब्सेंट ऑफ क्लाउड्स, एब्सेंट क्लाउड्स, ड्राई वेदर, वार्म वेदर, समझ गया। तो जब रेन शैडो, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि इधर बहुत कम रेनफॉल होगा, वेरी लो रेनफॉल, वेरी लो,
वेरी लो रेनफॉल। इसी वजह से ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया। तो अब ये बताओ कि क्या ये साइक्लोन होगा तभी होगा या फिर कैसे, किसी भी कंडीशन में, हर कंडीशन में होगा, है ना। जैसे कि परफेक्ट एग्जांपल इंडिया का अपना लोकेशन देखो, ठीक है। क्या यहाँ पे हमारा एक वेस्टर्न घाट है, आपने पढ़ा होगा बेसिक एनसीईआरटी में, वेस्टर्न घाट। इधर हमारा जो है इंडियन ओशन का पार्ट है ना, इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो जो भी लोकल विंड्स की वजह से या फिर मॉनसून विंड्स की वजह से जो भी है, जो भी विंड्स अगर ऐसे अप्रोच करेगा तो जो हमारा वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न फेस है, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न साइड है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा बारिश होगा। ठीक है, तो देखो इस रीजन को समझो, है ना। सपोज इसको हम लोग ए लेते हैं, दिस इज द रीजन ए और ये रीजन है सो बी। ठीक है, रीजन ए है, ये रीजन बी है जो कि प्लेट्यू वाला रीजन। तो रीजन ए के बारे में देखो, रीजन ए में क्या सब होगा। सबसे पहला हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। रेनफॉल के 3 प्रकार होते हैं, ये सब भी हम लोग आगे वाले क्लास में डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, जैसे कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, बट क्योंकि ये सभी आपस में रिलेटेड है तो पढ़ लो। रेनफॉल के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, एक होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल जो कि ये है ना, दूसरा है कन्वेक्शनल रेनफॉल और तीसरा है फ्रंटल रेनफॉल। समझेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। बारिश जो होगा 3 कंडीशन में होता है। एक ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे कि विंड जो है मॉइस्चर को लेकर के, वाटर वेपर को लेकर के आराम से है ना मूव कर रहा हो, सामने में पहाड़ आ जाए, तो जैसे ही पहाड़ आएगा वो क्या होगा, ऐसे राइज कर जाएगा। राइज करेगा तो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एयर का एक्सपेंशन होगा, कंडेंसेशन होगा, बारिश हो जाएगा, है ना। इसको बोलेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, दूसरा है कन्वेक्टिव रेनफॉल। कन्वेक्टिव रेनफॉल का मतलब कि सोलर इंसोलेशन की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से एयर है सो गर्म होगा, और अगर वो ओशन के पास में या फिर किसी और वाटर बॉडीज के पास में है तो मॉइस्चर कंटेंट, वाटर वेपर जो है वहां से वो लेकर के पिकअप करके और राइज कर जाएगा। जैसे ही राइज करेगा, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एक्सपेंशन होगा, उसकी वजह से कूलिंग होगा तो कंडेंसेशन होगा और फिर बारिश हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो इक्वेटर पे जो सबसे ज्यादा बारिश होगा वो किसके वजह से होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से। ठीक है, अब फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल जो अभी हम लोग पढ़ेंगे पीछे, कि जब 2 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास आपस में मीट करता है और फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है, उस फ्रंट पे जो बारिश होती है उसको हम लोग फ्रंटल रेनफॉल बोलेंगे। समझ में गया? ठीक है, तो अब देखो ए के बारे में, पॉइंट ए के बारे में, यहाँ पे क्या है, क्या ये हाई रेनफॉल होगा कि नहीं, है ना, किस वजह से, है ना, ये इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ओरोग्राफिक रेनफॉल, हिमालय के फुटहिल्स में ज्यादा बारिश क्यों होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से। ठीक है, जहां भी माउंटेन्स होंगे और उसके पास में अगर विंड्स आकर के अगर उसे टकराएंगे और अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो रेनफॉल होगा, है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गया। इसके वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट, जो वेजिटेशन है, क्या वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा कि नहीं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि सदाबहार जो है, क्या बोले, वन, मुझे लगा निर्वाणा बोल रहे हो। हाँ, अच्छा, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि हाई मॉइस्चर कंटेंट है, सदाबहार वन। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट नोट कर लो, है ना, याद रहेगा। यहाँ का जो मिट्टी होता है, मिट्टी वो कैसा होगा, सॉइल, ये सभी आगे पढ़ेंगे, है ना, परेशान मत हो, बट क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे आया है तो आपको मैं बता दें। यहाँ पे सॉइल कैसा होता है, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइटिक सॉइल। क्यों, ड्यू टू लीचिंग, इंटेंस लीचिंग, लेटेराइटिक सॉइल।
अब ये चीज बाद में डिस्कस कर देंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, क्लास जो है ना डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ रहे थे टेम्परेट साइक्लोन, पहुंच गए यहाँ पे ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, बस इसको नोट कर लो, इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग, ठीक है, ये हो गया है ना, लेटेटिक सोलियर हेवी लीचिंग वजह से। अब ये है आपका बी को देखो, है ना, बी पॉइंट को देखो, ठीक है, इसको मिटा देते, बी पॉइंट को देखो। क्या आप ये कह सकते हो कि बी इज द रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। इस वजह से लो रेनफॉल होगा, लो रेनफॉल होगा, लो रेनफॉल होगा। तो क्या ये जो रीजन है हमारा, यहाँ का जो रीजन है, विदर्भा का जो रीजन है, ये सभी, क्या यहाँ पे वाटर डिस्ट्रेस ज्यादा होगा कि नहीं? वाटर डिस्ट्रेस होगा, है ना, यानी कि वाटर डिस्ट्रेस रीजन है। दीज आर द वाटर डिस्ट्रेस रीजन ऑफ इंडिया, वाटर डिस्ट्रेस हाई, वाटर डिस्ट्रेस हाई। तो एक बात बताओ, आप पढ़ते होंगे कि इस रीजन में फार्मर्स कई बार जो है सुसाइड्स कर लेते हैं, विदर्भ वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा हुआ नहीं, क्रॉप फेल कर गया, और उनका जो इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर पे, उतना भी रिटर्न उनके पास नहीं आ पाया। इस वजह से, है ना, फार्म स्ट्रेस काफी ज्यादा होगा, यहाँ पे फार्म स्ट्रेस काफी ज्यादा होगा, है ना, फार्म स्ट्रेस हाई, फार्म स्ट्रेस इज हाई। रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, है ना, हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे ना, तो किसके रिस्पेक्ट में रेन शैडो है? तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के रिस्पेक्ट में। इस वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा, जो ट्रीज होगा, क्या उसको एडिक्वेट मॉइस्चर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो क्या वो डिसिडुअस फॉरेस्ट होगा कि नहीं? डिसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ना, उसका कोई लीव्स को शेड करने का सीजन नहीं होता है, समझ गया? उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहेगा, कंटिन्यूअस शेडिंग अपने हिसाब से होता रहेगा। लेकिन जो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, पर्णपाती वन जिसको कहते हैं, ये क्या करेगा कि जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, जैसे कि ड्राई समर्स में, तो सारा पत्ता जो है सो शेड कर देगा। क्यों? क्योंकि पत्ता के थ्रू, लीव्स के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होता है, मॉइस्चर का लॉस होता है, समझ में गया? है ना, स्टोमेटा जो है उसकी वजह से, है ना, गैस और वेपर्स का जो है एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से। तो अगर ज्यादा मॉइस्चर अगर लूज कर रहा है और रेनफॉल एडिक्वेट नहीं है, तो ट्रीज क्या करेगा कि हटाओ सरदर्द को, पत्ते को ही गिरा दो। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में यही होता है ना। तो इधर का फॉरेस्ट क्या होगा? एवरग्रीन नहीं होगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। चलो उसको वापस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये क्लियर हो गया। फ्रंटोजेनेसिस में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लिखो, बाकी जहाँ पे फ्रंट्स लिख रहे थे वहीं पे ऐड करो। फ्रंट्स के टाइप्स, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, 3 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, है ना। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, 3 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। फ्रंट्स के कितने टाइप्स होंगे? 3 टाइप्स। पहला कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ठीक है। कोल्ड फ्रंट में आप लिखो कि जब कोल्ड एयर मास प्रिवेल करेगा वार्म एयर मास के ऊपर, तो कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस कि व्हेन द कोल्ड एयर मास प्रिवेल्स ओवर द वार्म एयर मास, then cold front will be formed, ठीक है। cold front is formed when cold air mass prevails over the warm air mass, cold air mass prevails over warm air mass,
ये हो गया। जाहिर सी बात है कोल्ड फ्रंट है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के नाम से। स्टेशनरी फ्रंट जब साइक्लोनिक फ्रंटोजेनेसिस जब होता है साइक्लोन वाले में, उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं इनिशियल स्टेज जो है, ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट। बाकी ऐसे कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट जो है तीन बेसिकली हम लोग लिखते हैं। कोल्ड फ्रंट हो गया, दूसरा वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट, ठीक है। वार्म फ्रंट जाहिर सी बात है कि व्हेन द वार्म एयर मास प्रिवेल्स ओवर द कोल्ड एयर मास, तो वार्म फ्रंट बनेगा, ठीक है। और तीसरा जो है जो कि विचित्र टाइप का फ्रंट है, दिस इज बेसिकली ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। ऑक्लूजन वर्ड से बना है। ऑक्लूजन जो है एक मेडिकल वर्ड होता है, ऑक्लूजन, ब्लॉक करना किसी चीज को, ऑक्लूजन है ना, तो ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, ठीक है। ऑक्लूडेड, OCCLUDED, ऑक्लूडेड फ्रंट, है ना। तो ऑक्लूडेड फ्रंट में आप ये लिख सकते हो कि when a warm air mass is completely uplifted, when a warm air mass is completely uplifted by the cold air mass of the ground, then it is called as occluded front. Then it is called as occluded front. समझ गए? अब इसको समझते कैसे हैं? ये occluded, when a warm air mass is completely lifted off by the cold air mass of the ground, then it is called as occluded front. या फिर डिस्प्लेस कर दे, है ना। अभी पढ़ते हैं तो समझ में आएगा आगे। देखो अब ना कोल्ड एयर मास को, कोल्ड फ्रंट को पढ़ते हैं, ठीक है। कोल्ड फ्रंट, अभी हमने देखा कि कोल्ड फ्रंट है तो कब फॉर्मेशन होता है? कोल्ड एयर मास है तो प्रिवेल करेगा वार्म एयर मास के ऊपर। और फ्रंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास मीट। कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास का मतलब क्या होता है? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का, जैसे कि एक ठंडा हो, है ना, कोल्ड हो, दूसरा वार्म एयर मास हो जाए, एक में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो, दूसरे मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा हो। तो जब ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास किसी कंडीशन में मीट करेगा तो फ्रंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कोल्ड एयर मास ज्यादा प्रिवेलेंट रहेगा तो कोल्ड फ्रंट बन जाएगा, है ना। सपोज कि दो एयर मास आपस में टकरा रहा है ना, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो वैसा फ्रंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब कोल्ड फ्रंट को समझो कि सपोज कि एक रीजन है, सपोज कि एक रीजन है ना, जहां पे वार्म फ्रंट, सॉरी वार्म एयर मास जो है सो, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेक कर रहा। सपोज दिस इज द वार्म एयर मास, वार्म एयर मास जो है सो स्टे कर रहा है, वार्म एयर मास जो है सो स्टे कर रहा है ना। एंड सपोज अनदर एयर मास, ठीक है, सपोज another air mass which is a cold air mass, cold air mass, ठीक है ना। ये मूव कर रहा है और आगे कहां पे इन्वेड करेगा? तो वार्म एयर मास को इन्वेड करेगा, है ना। इसको समझो, ये क्या है? कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। दोनों में देखो कॉन्ट्रास्टिंग क्या सब कॉन्ट्रास्ट होगा। अगर आप टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर, तो कोल्ड एयर मास का टेम्परेचर क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा, है ना, ठंडा होगा, कोल्ड होगा। जाहिर सी बात है कोल्ड एयर मास है तो ठंडा ही होगा। जो वार्म एयर मास है इसका टेम्परेचर है सो वार्म होगा, है ना, वार्म होगा, ठीक है। दूसरा बताओ, अगर आप डेंसिटी की बात करते हो, घनत्व, तो डेंसिटी इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? वार्म का कौन बोला? वार्म को वार्म हल्का होगा, है ना। नहीं कोई बोला वार्म, इसलिए मैंने पूछा, गलती से निकल गया है, कोई तो बोला है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी कोल्ड का ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। तो हाई डेंसिटी होगा। हाई मतलब कि आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में, है ना, हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी लो होगा, ठीक है, लो होगा। तो एक बात बताओ कि जब डेंसिटी दोनों का अलग है और दोनों मीट करेगा तो राइज कौन करेगा? लो डेंसिटी जो हल्का है। सपोज की जो एक
एक भारी है और एक हल्का चीज आपस में टकरा रहा है, तो जो हल्का है वो जाहिर सी बात है कि राइज कर जाएगा, है ना। देन इन दिस केस warm air mass will rise up, है ना। warm air will rise up, will rise up, will rise up। तो आप ऐसा इसको सोच सकते हो कि जब कोल्ड एयर मास इसको मीट करेगा तो ये बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ जो है ग्राउंडेड होने की कोशिश करेगा और इसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करवाएगा, डिस्प्लेस करेगा। तो वो जो इंटरफेस बनेगा ना, एक स्लैंटिंग इंटरफेस, उसको हम लोग कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। क्लियर है? चलो डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ये कोल्ड एयर जो है इन्वेड किया वार्म एयर मास को, ठीक है। कोल्ड एयर इन्वेड किया वार्म एयर को, तो ये एक इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। ये जो फेस है जहां पे कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक करने की कोशिश करेगा और वार्म एयर को ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, तो क्या ये कोल्ड फ्रंट बन गया कि नहीं? इसी फ्रंट के एक तरफ वार्म सेक्टर है, एक तरफ कूल सेक्टर है, तो ये फ्रंट बन गया, इसी जो कोल्ड फ्रंट, ठीक है। अब देखो जो कोल्ड फ्रंट होता है इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट करो। जो कोल्ड फ्रंट होगा ना, इसका जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, स्टीप स्लोप। उसको जबरदस्ती उठा दिया ना, जो गर्म होगा उसको जबरदस्ती ऊपर की तरफ उठा रहा है, इन्वेड कर रहा है उसको, क्योंकि कोल्ड एयर मास ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ। इसकी वजह से जो इसका जो स्लोप होगा कैसा होगा? स्टीप स्लोप होगा। जो फ्रंट का जो स्लोप होगा स्टीप स्लोप होगा, स्टीप स्लोप ऑफ फ्रंट। समझ में गया? अब एक बात बताओ, ये वार्म एयर जो है इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी चीज होगा, अब इसको अपलिफ्ट कर दिया गया, तो क्या ये फ्रंट वाले रीजन में जो है सो थंडर, लाइटनिंग, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन ये सब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये जो रेनफॉल होगा इट विल बी कॉल्ड एज द फ्रंटल रेनफॉल। इट इज neither orographic rainfall nor the convectional rainfall. It is the frontal rainfall. So this is the third type of rainfall. समझ में गया? तो फ्रंट्स पे क्या होगा यहाँ पे? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। रेनफॉल, ठीक है। थंडर, लाइटनिंग। तो एक बात बताओ, जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स को पढ़ेंगे, हालांकि उसमें भी फ्रंट्स होते हैं, तो जब टेम्परेट साइक्लोन जो आता है, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टाइप है, तो क्या उसमें कभी कभी ऐसा होता है खूब बिजली चमक रहा है, खूब आंधी तूफान आ रहा है उस समय, तो सोचो कि वो साइक्लोन का फ्रंट वाला एरिया पास कर रहा है उस समय। समझ गए? ये जितना भी थंडर, लाइटनिंग जो भी होगा ना, वो फ्रंट्स पे ही होता है, ठीक है। विंड्स का कई बार ऐसा होगा कि जब टेम्परेट साइक्लोन में विंड्स का स्पीड ज्यादा होगा लेकिन उसमें रेनफॉल नहीं हो रहा होगा, उसमें थंडर या लाइटनिंग नहीं हो रहा होगा। दैट मींस कि वो साइक्लोन का वो वाला एरिया है जो फ्रंट्स नहीं है। लेकिन जिस समय बारिश होगा, जिस समय थंडर होगा, लाइटनिंग होगा, तो फ्रंट्स है वहां पे, है ना। जब टेम्परेट साइक्लोन्स को अभी पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा कैसे उसमें एक वार्म सेक्टर होता है, फिर फ्रंट होता है, फिर कूल सेक्टर होता है ना। तो हमेशा जब भी ये इस तरह का जो भी डिस्टर्बेंस है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जो है, वो हमेशा फ्रंट्स पे ही होता है, ठीक है। ये समझ आ गया कि कैसे इसको हम लोग बोलेंगे स्टीप स्लोप है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, थंडर होगा, लाइटनिंग होगा। तो दीज आर द peculiar aspect of your cold front, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट है वार्म फ्रंट। तो देख लो, पढ़ लो कोल्ड फ्रंट के बारे में। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? A cold front occurs when a cold air mass advances and replaces a warmer air mass, ठीक है। The leading edge of the cold air mass is called the cold front. Cold fronts typically move faster than warm fronts and have steeper slopes. Steeper slopes इसी वजह से होता है, क्यों? क्योंकि उसको strongly displace करता है, uplift करता है, ठीक है। Steeper slopes होगा, ये important point याद रखना। ये पीटी में कई बार पूछ सकता है ना, डिस्क्रिप्शन दे सकता है। जो वार्म फ्रंट होता है उसका स्लोप जेंटल होता है, जेंटल स्लोप होता है, लेकिन जो कोल्ड फ्रंट होता है उसका स्लोप स्टीपर स्लोप होता है, स्टीपर स्लोप होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड फ्रंट,
Cold fronts often form when a relatively dense and cold air mass advances into a region occupied by warmer and less dense air mass. As the cold air mass moves forward, it undercuts the warmer air ahead of it, causing the warmer air to be lifted rapid lift करवाएगा. The lifting of the warm air results in the formation of cumulus and cumulonimbus clouds along the leading edge of the front. Cold fronts are often associated with abrupt changes in weather conditions, including thunderstorms, heavy rain, gusty winds, and a rapid drop in temperature. ठीक है? और मैं air mass ज़्यादा जल्दी क्यों? उसका जो prevailing winds है वो सपोज ज़्यादा strong है. Easterlies जो winds जिसको move कर रहा हो ज़्यादा strong होगा इस वजह से. ठीक है? ज़्यादा स्पीड है उसके पास. हाँ. वही तो मैंने बोला तभी तो कोल्ड अगर मान लो कोल्ड एयर मास जो है वो वीक है उसके पीछे का जो विंड सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग नहीं है और वार्म एयर मास जो उसे टकराएगा अगर वो सपोज कि ज्यादा स्ट्रांग है तो वार्म फ्रंट बनेगा. उसको अभी देखते हैं. सरफेस होना जरूरी है ना सर, क्योंकि सरफेस ही तो इसको पूरा फिनोमेना से बना रहा है. अगर सरफेस ना तो वैक्यूम हो जाता है. नहीं सरफेस तो वैक्यूम तो कैसे होगा? एटमॉस्फेयर वैक्यूम तो वैसे भी नहीं होगा. तो एयर मास बनेगा जहां पे एक्सटेंसिव सरफेस हो, वो कॉन्टिनेंट्स हो सकता है, ओशंस हो सकता है. सरफेस को मान सकते हैं. हां सरफेस सरफेस ना हो तो वैक्यूम हो जाता है. सरफेस कहां नहीं होगा? जैसे स्पेस स्पेस में एयर ही नहीं है आउटर स्पेस में. मतलब ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सभी ट्रोपोस्फेयर में बात कर रहे हैं. ट्रोपोस्फेयर मतलब कि जिस एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला लेयर जिसमें हम लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, ये सभी ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है. क्लास रिकॉर्डिंग पूरा जो है ना 10-12 क्लास वो देख लेना तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा. ये हो गया वार्म फ्रंट. ठीक है, तो पहले पिक्चर से समझ लीजिए. वार्म फ्रंट क्या है? जस्ट अपोजिट है उसका कि सपोज कि वार्म एयर जो है वो इन्वेड कर रहा है कोल्ड एयर, है ना. कोल्ड एयर को इन्वेड कर रहा है. कोल्ड एयर जो है सो उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है. तो वार्म एयर क्या करेगा कि उसके ऊपर है सो राइड करेगा ऐसे, है ना. जाहिर सी बात है उठना तो इसी को है, डेंसिटी कम है ना. डेंसिटी तो अब ऐसा तो है कि कोल्ड को राइज करा देगा नहीं, क्योंकि कोल्ड हमेशा डेंसर रहेगा, वो नीचे ही बैठेगा. लेकिन फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि वार्म एयर को जबरदस्ती उठाया जा रहा. इसमें क्या है कि अब ये उसके ऊपर राइड कर रहा है ना. तो इसका जो स्लोप होगा ना वो जेंटल स्लोप हो जाता है. समझ गए? जेंटल स्लोप हो जाता है. तो वार्म एयर जो है देखो ऐसे राइज करेगा कोल्ड के ऊपर और ये जो मार्जिन आपको बना है ना, दिस इज द कोल्ड फ्रंट, सॉरी वार्म फ्रंट, है ना. जेंटल स्लोप है. जेंटल और स्टीप का मतलब स्टीप मतलब कि ज्यादा वर्टिकल, स्टीप मतलब कि वर्टिकल, जेंटल मतलब कि इंक्लाइनेशन कम रहेगा, है ना. तो वार्म फ्रंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इसमें जो रेनफॉल होता है ना काफी एक्सटेंसिव एरिया पे होता है, क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ना नीचे में. ये जितना ज्यादा स्लोप इसका कम होगा, जितना जेंटल होगा वो उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा. तो इसके वजह से एक बड़े एरिया में है सो कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल होता है, कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल होता है. ठीक है, और इसमें जो रेनफॉल होता है वो उतना ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं होता है. इसमें जेंटल मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रेसिपिटेशन है सो होता रहेगा वार्म फ्रंट. ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके बारे में पढ़ लो. आप सभी लोग उस ग्रुप में हो ना, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, उसमें भी नोट्स जो हम शेयर कर देंगे तो ये सब पढ़ लेना तो और भी चीज क्लियर हो जाता है. वार्म फ्रंट जो है इट अकर्स व्हेन ए वार्म एयर मास एडवांसेस एंड राइजेस ओवर ए retreating cold air mass. retreating मतलब जो या तो कोल्ड एयर मास पीछे की तरफ जा रहा है या फिर जो पीछे की तरफ कब जाएगा जब वो स्ट्रांग उतना नहीं है. The leading edge of the warm air mass is called the warm front. Warm fronts typically move more slowly than the cold front and have gentler slopes. Gentler slopes, है ना. तो अगर एग्जाम में कभी पूछे कुछ स्टेटमेंट बना दे कि select the correct statements with regards to cold front और वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दे कि it has gentle slopes तो गलत हो जाएगा वो, है ना. क्योंकि कोल्ड फ्रंट्स का स्टीप होगा, वार्म फ्रंट्स का जेंटल होगा. ठीक, फॉर्मेशन कैसे होगा? तो वार्म फ्रंट्स फॉर्म व्हेन ए वार्म एयर मास एडवांसेस इनटू ए रीजन ऑक्युपाइड बाय, यानी कि एक रीजन में जाएगा कहां पे जहां पे पहले से कोल्डर एयर मास था वहां पे पहुंच गया, है ना. तो इसकी वजह से वार्म फ्रंट बनेगा अलोंग द बाउंड्री, है ना.
As the warm air mass moves forward, it rides up. Ride करेगा. It rides up and over the colder air ahead of it, forming a broad slope, a gentle slope. Warm fronts are characterized by the gradual lifting of the warmer air, leading to the development of extensive cloud cover. Extensive cloud cover होता है, काफी दूर तक रहे cloud, such as stratus, nimbostratus, altostratus clouds. Warm fronts are often associated with steady precipitation. मैंने बोला ना कि जो है धीरे-धीरे बारिश होता रहे warm fronts की वजह से, और cold fronts की वजह से बहुत ज्यादा बारिश कम समय में हो जाएगा. Intense rainfall होता है cold fronts. ठीक है, thunder lightning भी उसमें ज्यादा होता है. Such as rain or snow, as the warmer air condenses and cools while rising over the colder air mass. ठीक है, ये हो गया warm air mass. और ये टेम्परेट साइक्लोन में बता दे, क्यों बता दे, क्या कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, वैसे टाइप का चल रहा है. प्लेट टेक्टोनिक्स जो चलता था, प्लेट्स कोलिजन होता था, वैसा ही यहाँ पे अगर एयर मास अगर कोलिजन होगा तो वैसा ही कुछ फ्रंट्स पे जो है ना, वेदर फिनोमेना चेंज होते रहता है. ठीक है, ऑक्लूडेड ऑक्लूडेड फ्रंट बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन से जुड़ा हुआ एक फिनोमेना है, बट उसको समझो कि ऐसा होगा कि सपोज कि ये एक कोल्ड एयर ब्लॉक है, ठीक है, इसके बीच में एक वार्म एयर ब्लॉक है. ठीक है, तो ये वाला फ्रंट कैसा होगा, ये सपोज कि वार्म फ्रंट है. ठीक है, और इधर से एक वापस से एक कोल्ड एयर मास पहुंच जाए. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये तो दोनों कोल्ड के बीच में फंस गया, तो अब इसको कंप्लीटली जो है ऊपर की तरफ राइज करवा देगा. तो इसका जो फ्रंट जो ग्राउंड का जो बेस है ना वार्म एयर का, वो बिल्कुल जो है कंप्लीट जो है अब्रप्ट चेंज हो जाएगा, और नीचे का जो सेक्टर है पूरा का पूरा कूल सेक्टर हो जाएगा, कूल. और ऊपर का जो सेक्टर होगा बीच वाला, ये वार्म सेक्टर होगा, वार्म सेक्टर. ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं. ऑक्लूजन हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना. ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बताते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में. ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि फ्रंट्स पे डिस्कस कर रहे थे, एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है. टेम्परेट साइक्लोन कल बता देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन, व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? चेंज इन टेम्परेचर, नेचुरल कोल्ड डाउन है ना. देखो टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे कि जब हम लोग ट्रोपोस्फेयर में यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, उसमें जब आप हाइट पे जाते हो, सपोज कि ग्राउंड से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे, राइज करोगे, तो एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है कि घटता है? घटता है ना, ठंडा होता है. तो ये नॉर्मल फिनोमेना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट. लैप्स रेट मतलब कि एक रेट से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है. लेकिन सपोज कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि एज वी मूव अप द टेम्परेचर ऑफ द एयर गेट्स मोर इंक्रीज, इसी को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं. समझ गया? हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में हाँ वहां पे भी होता है, वहां पे रीजन अलग है, ओजोन लेयर की वजह से. हाँ, टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली क्या है? When there is rise in temperature, when there is rise in temperature, rise in temperature, when there is rise in temperature of air, when we move up in the troposphere, then it is called as temperature inversion या फिर inversion of temperature.
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। It is in contrast with the it is in contrast with the normal lapse rate of the troposphere. Okay. It is in contrast with the it is in contrast with the normal lapse rate of the troposphere. Normal lapse rate of the atmosphere. Normal lapse rate of the atmosphere. अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं सो गांव से बिल्कुल बिलोंग करते हैं या फिर घर जाते होंगे, है ना? बहुत लोग होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके बिहार में जितने भी लोग हैं सबका गांव तो होगा ही। पर ठंड का वो महीना याद करो, है ना? ठंड में जो अपने आसपास हम लोग घर पे गांव में हमारे जो भी पशु हैं, गाय है ना, भैंस है, उनके पास हम लोग जो है ठंड में वो अलाव जला देते हैं ना, है ना, ताकि उनको थोड़ा गर्मी लगे, है ना, बाकी मच्छर भी भागे उससे। तो आप देखते होंगे कि उसका जो धुआं है वो बहुत ऊपर राइज नहीं करता है, वो पूरा एरिया को ना ऐसे इनवेलप टाइप का कवर बना देता है। कभी सोचो ऐसा क्यों होता है? ऊपर का जो ठंड के टाइम में जो फॉग नीचे किसके वजह से? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से। बोन फायर जैसा, हाँ बोन फायर अमीर लोग बड़ी बड़ी बात है, पिकनिक नहीं चल रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बोन फायर, ठीक है, चलो अच्छा है। तो वो जो होता है किस वजह से? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से। क्यों? क्योंकि जब ठंड बहुत ज्यादा होता है तो हमारा जो सरफेस है वो काफी ठंडा हो जाता है। इसके वजह से जो विंड्स नहीं, जो एयर जो है जो बिल्कुल कांटेक्ट में है सरफेस का, वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है ना। कभी ठंड में बिल्कुल नींद से उठो और पैर नीचे जमीन पर रखो तो कैसा लगता है? बिल्कुल लगता है फ्रिज में कोई पैर है ना, ऐसा कर दिया। तो उस वजह से नीचे का जो एयर है वो काफी ठंडा हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। उसके ऊपर का जो एयर है वो रिलेटिवली वार्म एयर है ना। नीचे ठंडा एयर है, ऊपर में वार्म एयर है। तो क्या ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का प्रोफाइल दिखा कि नहीं? होना चाहिए उल्टा, कि नीचे सबसे नीचे गर्म हवा होना चाहिए, उसके बाद ऊपर ठंडा होना चाहिए, जो नॉर्मल प्रोफाइल है एटमॉस्फेयर का। लेकिन ऐसा जब होगा तो स्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाता है, वहां का जो कोल्ड एयर है वो ठंडा होकर के उधर ही, है ना, बैठ जाएगा। कोई भी विंड्स वहां पे नहीं होगा और उसकी वजह से जो भी आप देखो वेपर है या फिर जो गैस है, धुआं है, वो सभी उधर ही ट्रैप होकर के रह जाता है ना। इस वजह से प्रॉब्लमेटिक ये सब हो जाता है। हाँ, स्मॉग में भी होगा, स्मॉग में भी ये होगा कि अगर कहीं पे अगर कोल्ड एयर, अगर स्टेबल एयर पहुंच गया तो स्मॉग का जो है, स्मॉग प्लस फॉग जो है वो ज्यादा उस एरिया को डैमेज करता है। प्लस अगर विंड्स वहां पे नहीं है ना, अगर विंड्स रहेगा, जैसे कि कभी आप दिल्ली में रहो और ठंड के समय में, है ना, हमेशा ये दिवाली के समय जो है आप देखते हो क्रैकर फायर करके बैन करने का बात आ जाता है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वाला समय होता है जिस समय एयर जो है कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है और उसके वजह से बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें होता नहीं है। तो जो भी, एक तो दिल्ली में वैसे ही बहुत ज्यादा व्हीकल है, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो गया, आसपास जो पराली बर्निंग होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट को बर्न कर देते हैं, उन सब का धुआं है सो पहुंच करके और वहां पे एक ही जगह पे जो है ट्रैप्ड हो जाता है। इस वजह से वो काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। इस वजह से आप देखते हो कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर देता है कि पटाखा कोई नहीं जलाएगा, है ना, लेकिन वैसा होता नहीं। दिल्ली में मैं कई साल ये चीज मैंने नोटिस किया कि बैंक का कोई सुनता नहीं वहां पे, है ना, वो उतना ही जो है पटाखा जलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी अगर विंड्स अगर स्ट्रांग आ जाएगा तो आपको सारा जो है क्लियर हो जाता है ना, ये भी। तो ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है और इसके वजह से एयर जो है सो स्टेबल हो जाता है। ये आपको मैंने क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग फ्रंट्स देख रहे थे तो क्या फ्रंट पे नीचे में कोल्ड एयर है, ऊपर में वार्म एयर है, तो क्या यहाँ पे भी टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिला कि नहीं, है ना। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है
और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो एक तो पहले इसको डिस्क्राइब कर देना, एक्सप्लेन कर देना कि when we go up in the troposphere, if the temperature rises, है ना, then it is called as the inversion of temperature। और ये कहाँ कहाँ पे होगा, तो कोल्ड विंटर नाइट्स पे होगा, ठीक है, जहाँ पे कोल्ड विंटर नाइट लिखवाई देते हैं, ठीक है, नोट कर लो, है ना। It occurs mostly during cold winter nights, है ना, एकदम घनघोर शीतलहरें जिसको बोलते हैं, कोल्ड विंटर नाइट्स, ये हो गया, ठीक है। It also occurs at the fronts of the air masses, as the cold air is below the warm air, cold air is below the warm air, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन का। और अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर की बात करो, हिली एरिया में भी होता है, यस, है ना, हिली एरिया में भी होता है, कोल्ड नाइट्स में जो है होता है, ठीक है। इट आल्सो occurs in hilly areas, in the hilly areas, कैसे होगा, हिल एरियाज में कैसे होगा, तो देखो हिल है, उसके दोनों तरफ वैली है, हिल जो है सो थोड़ा हाइट पे रहेगा, है ना, तो रात के समय क्या होगा कि वो ज्यादा हीट को है सो लॉस करता है, तो उसके आसपास का जो एयर है क्या वो ठंडा होगा कि नहीं, इन कंपैरिजन टू द वैली एयर, है ना, वैली जैसे सपोज ये हिल है ना, इधर वैली है, ये हिल का टॉप है, तो ड्यूरिंग नाइट क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट ऊपर का जो एरिया है ना, जो स्लोप का जो एरिया है ना, ये क्या करता है, रैपिड हीट लॉस करेगा, है ना, ड्यूरिंग नाइट रैपिड हीट लॉस। इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है काफी कम हो जाएगा, है ना। आप पहाड़ पे कभी जाओ, रात के समय देखो बहुत ऊपर में ठंडा लगता है ना, वैष्णो देवी आप लोग कभी बहुत लोग गए होंगे, तो रात में देखो तो ऊपर में कंबल का व्यवस्था लोग करने लग जाते हैं, है ना। अगर कंबल नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर है ना, वो दिक्कत है, फिर हो सकता है वो लोग तबियत बिगड़ जाता है, उतना ठंडा लगता है, हाँ वो होता है। बट अगर आप हिल पे हो और नाइट में और रैपिड डिक्लाइन होता है टेम्परेचर, है ना, इसके वजह से क्या होगा कि इस तरह सराउंडिंग एयर है ये और ठंडा हो जाता है, ठीक है। अगर ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है इसका डेंसिटी बढ़ेगा, और इसके वजह से अब ये जो हवा है नीचे की तरफ सिंक करने लगता है, नीचे की तरफ वैली में सिंक कर जाएगा, और वैली में जो इससे रिलेटिवली थोड़ा सा वार्म एयर है उसको राइज करा देगा। तो वैली फ्लोर पे देखो क्या नीचे में कोल्ड एयर है और इसके ऊपर में वार्म एयर है, क्या टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिला। तो हिली एरियाज में भी विंटर मतलब रात के समय में भी टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। समझ गए? तो इस क्लास पर यही करते हैं, बाकी कल जो है आगे पढ़ेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको फिजिकल एरोबिक है, इसको हमेशा आपको कभी ना कभी यूज जो है ना आते रहता है, सबको समझ के रखो। नेचुरल एसी ऑन रहता है हाँ एसी है बिल्कुल हिली एरिया में, ठीक है। चलो बाकी यहाँ पे कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, बाकी इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे और टेम्परेट साइक्लोन जो है उसको आगे डिस्कस करेंगे, प्लस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंडिया में, उसमें क्या सभी रिसेंट में चेंजेस आ रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, है ना।
वो सब डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे जो है एटमॉस्फेयर का जो क्लासिफिकेशन है और वो सब चीजें वो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ा होगा किसी को? है ना? ठीक है, चलो ऑनलाइन किसी को डाउट है? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ना, क्लास को एंड कर रहे हैं ऑनलाइन। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस क्लास।